नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके का मॉक टेस्ट। आज हम 9 देखेंगे दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों हमने 8 मॉक टेस्ट जो हैं पहले देखे हैं। जिसने नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आज की सेशन में आपने जो है कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए भी चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन है जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में विमानों का निर्माण जो है किसने किया। तो आपको बताना है दोस्तों, आप सभी जानते हैं जागेश्वर मंदिर पांचवा धाम जो है जागेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा जनपद में है जागेश्वर मंदिर। तो जागेश्वर मंदिर में दोस्तों विमानों का निर्माण किसने किया। विमान क्या होते हैं दोस्तों, मंदिर के ऊपर जो आपका होता है उसको विमान बोलते हैं। तो विमान का निर्माण जो है विमानों का निर्माण जागेश्वर में किसने किया। ऑप्शन देखिए, ईस्टगण, ललित सूरदेव, निम्बरदेव या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों निम्बरदेव। आपको याद रखना है जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण किसने किया, निम्बरदेव ने किया। और निम्बरदेव कौन था दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से बताया है। निम्बरदेव दोस्तों कत्यूरी यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश का क्या था, शासक था। और ये क्या था दोस्तों, ये शिव मतावलंबी था यानी कि शिव का उपासक था निम्बरदेव, याद रखेंगे। साथ ही साथ निम्बरदेव से आपको याद रखना है निम्बरदेव को दोस्तों शत्रुहंता भी कहा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, शत्रुहंता किस कार्तिकेयपुर या किस कत्यूरी शासक को जो है शत्रुहंता कहा जाता है, आपको पूछा जा सकता है। तो शत्रुहंता कहा जाता है निम्बरदेव को, ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि जागेश्वर में जो है दोस्तों नवदुर्गा, ठीक है, नवदुर्गा ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था। नवदुर्गा, लकुलीस, ठीक है, लकुलीस, नटराज, ये सारे मंदिर हैं जागेश्वर में। तो इन मंदिरों का निर्माण किसने किया, तो आप किसने किया इनका निर्माण, नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस तथा नटराज मंदिरों का निर्माण जागेश्वर में किसने किया। तो ये क्या दोस्तों, ईस्टगण ने। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि जागेश्वर में जो मंदिर है आपके नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस तथा नटराज मंदिर, तो इनका निर्माण किसने किया। तो इनका निर्माण किया दोस्तों कार्तिकेयपुर यानी कि कत्यूरी शासक ईस्टगण के द्वारा किया गया। और साथ ही साथ निम्बरदेव से भी याद रखना है, निम्बरदेव ने जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण किया, ठीक है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस कत्यूरी शासक का युद्ध मंत्री ईश्वर दत्त था। तो आपको बताना है किस कत्यूरी शासक का युद्ध मंत्री जो है ईश्वर दत्त था। ऑप्शन देखिए, इच्छरदेव, सुभिक्षराज, बसंत देव या फिर निम्बर देव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा आपका सुभिक्षराज, ठीक है। बी आपका राइट रहेगा, सुभिक्षराज। मैंने आपको बताया था सुभिक्षराज से आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो आपको ये याद रखना है कि युद्ध मंत्री जो है सुभिक्षराज का युद्ध मंत्री था आपका ईश्वर दत्त। और साथ ही साथ दोस्तों आपको राज्य मंत्री भी याद रखना है, ठीक है। सुभिक्षराज का जो राज्य मंत्री था वो कौन था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो राज्य मंत्री था राज्य मंत्री कमलापति, ठीक है, कमलापति, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको सुभिक्षराज से 2 फैक्ट याद रखने हैं। एक तो ये है कि राजधानी जो है कार्तिकेयपुर से बैजनाथ बनाने की घोषणा किसने की थी, ठीक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राजधानी जो है कार्तिकेयपुर से यानी कि कत्यूरी राजवंश का जो है राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ बनाने की घोषणा किसने की थी। तो सुभिक्षराज ने घोषणा की थी, इसको आप याद रखेंगे। और इसके साथ ही साथ आप याद रखेंगे बैजनाथ राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला कत्यूरी राजा कौन था, अगर आपको पूछा जाता है तो वो था आपका नरसिंह, ठीक है, नरसिंह देव, इसका नाम याद रखेंगे नरसिंह देव। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सुभिक्षराज ने कार्तिकेयपुर से बैजनाथ बनाने की घोषणा की राजधानी को, और बैजनाथ राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला कत्यूरी राजा था नरसिंह देव, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और सुभिक्षराज का जो युद्ध मंत्री था वो कौन था, ईश्वर दत्त, और राज्य मंत्री कमलापति, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
रानीबाग में प्रतिवर्ष जिया रानी का मेला कब लगता है? तो आपको बताना है, मैंने अच्छे से आपको बता रखा है जिया रानी के बारे में, ठीक है। तो जिया रानी का मेला कब लगता है रानीबाग में? क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 13-14 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है जिया रानी का मेला लगता है रानीबाग में, याद रखेंगे। और जिया रानी की बात करें दोस्तों, तो जिया रानी से मैंने आपको सारे फैक्ट बताए थे। इसका जो मैंने डिटेल में बताया था आपको, जिया रानी को क्या किस और नाम से भी जानते हैं? मौला देवी पुंडीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाम याद रखेंगे, मौला देवी पुंडीर, ठीक है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है दोस्तों, जो मौला मौला देवी पुंडीर यानी कि जो जिया रानी थी, ये हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी, ठीक है। हरिद्वार के राजा थे, ठीक है। हरिद्वार के राजा कौन थे? हरिद्वार के राजा अमरदेव, ठीक है। अमरदेव पुंडेर की पुत्री थी, ठीक है, जिया रानी, ये मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ दोस्तों, इसको जिया रानी को कुमाऊं की झांसी की रानी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ जिया रानी का दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिया रानी से कि जिया रानी को जो है उनके पति जो है प्रीतम देव किस नाम से पुकारते थे? तो किस नाम से पुकारते थे? प्योला रानी, ठीक है। किस नाम से पुकारते थे? प्योला रानी या पिंगला रानी, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, क्लियर है? प्योला प्योला रानी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है प्रीतम देव से भी मैंने आपको सारे फैक्ट बताए रखे हैं। प्रीतम देव ने दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट जो किला है वो स्थापित किया था प्रीतम देव ने, ठीक है। इसको याद रखेंगे, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और रानीबाग में जिया रानी मेला कब लगता है? 13-14 जनवरी को लगता है प्रतिवर्ष, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। चंद्रवंश की जो प्रशासनिक भाषा थी वो क्या थी? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा? चंद्रवंश की प्रशासनिक भाषा क्या थी? ऑप्शन देखिए, हिंदी, संस्कृत, कुमाऊनी, पाली। तो क्या रहेगा राइट आंसर? चंद्रवंश की प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो 4 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कुमाऊनी, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है चंद्रवंश की जो प्रशासनिक भाषा थी वो क्या थी? कुमाऊनी थी। साथ ही साथ आप याद रखेंगे चंद्रवंश जो है दोस्तों, चंद्रवंश आपका राजपूत वंश था ये, ठीक है। कैसा वंश था? राजपूत वंश, ठीक है। साथ ही साथ चंद्रवंश की कुल देवी कौन थी? तो याद रखेंगे चंद्रवंश की जो कुल देवी थी, कुल देवी कौन थी? माँ नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी जो है कुल देवी थी चंद्रवंश की। और चंद्रवंश की राजधानी आपको याद रखनी है। चंद्रवंश की राजधानी कहाँ थी? चंपावत थी चंद्रवंश की राजधानी, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, चंद्रवंश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, मैंने आपको बताया था चंद्रवंश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो कहाँ थी? तो वो थी आपका बिनसर में, ठीक है। बिनसर में थी चंद्रवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। और चंद्रवंश का राज चिन्ह क्या था? तो चंद्रवंश का राज चिन्ह क्या था? गाय, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं चंद्रवंश से। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, गोबासा ताम्रपत्र लेख किस चंद्रवंश के राजा से संबंधित हैं? तो आपको बताना है, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। गोबासा ताम्रपत्र लेख जो है किस चंद्रवंश के राजा से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ज्ञानचंद, उद्यानचंद, भारतीचंद या फिर रत्नचंद। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का? गोबासा ताम्रपत्र लेख किस चंद्रवंश के राजा से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का? राइट आंसर रहेगा ज्ञानचंद्र, यानी कि गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, गरुड़ ज्ञानचंद से, और यहाँ पर दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद से आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। ज्ञानचंद दोस्तों, ज्ञानचंद चंद्रवंश का कौन से क्रम का राजा था? तो याद रखेंगे 29वें नंबर का राजा था ज्ञानचंद। साथ ही साथ दोस्तों, ज्ञानचंद से आपको याद रखना है ज्ञानचंद का जो राज चिन्ह था वो क्या था? गरुड़ था, ठीक है। इसीलिए इसको गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, ज्ञानचंद का आपको पूछा जा सकता है सेनापति कौन था, ठीक है। तो ज्ञानचंद का जो सेनापति था वो कौन था? वो था नीलू कठायत, ठीक है। मैंने आपको बताया है नीलू कठायत के बारे में,
ठीक है। नीलू कठैत को ही दोस्तों एक उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी, मैंने आपको बीच में बताया था, कुमैया खिल्लत की उपाधि दी गई थी नीलू कठैत को, ठीक है। और नीलू कठैत कौन था, किसका सेनापति था, तो ये ज्ञानचंद का सेनापति था। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है सेरा खड़कोट ताम्रपत्र, ठीक है। ये भी किससे संबंधित है, ये भी आपका ज्ञानचंद से संबंधित है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। गोबासा ताम्रपत्र लेख और साथ ही साथ आपको याद रखना है सेरा खड़कोट, ठीक है। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र लेख, ठीक है। ताम्रपत्र लेख ये किससे संबंधित है, तो ये भी आपका ज्ञानचंद से संबंधित है, याद रखेंगे। और ये आपका कहाँ है, अगर आपको पूछा जाता है कि सेरा खड़कोट ताम्रपत्र कहाँ है, तो ये दोस्तों पिथौरागढ़ में है, ठीक है। कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो दोनों ताम्रपत्र लेख जो हैं ज्ञानचंद से संबंधित हैं, याद रखेंगे। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है चंदवंश का पहला भूमि बंदोबस्त किसके समय हुआ। तो आपको बताना है चंदवंश में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ वो किसके समय में हुआ। ऑप्शन देखिए, विक्रमचंद, भारतीचंद, रत्नचंद या फिर हरिचंद। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का, बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। पहला भूमि बंदोबस्त चंदवंश का किसके समय हुआ, तो 6 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों रत्नचंद, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा रत्नचंद। तो रत्नचंद से आपको याद रखना है रत्नचंद कौन था, तो रत्नचंद दोस्तों ये भारती चंद का पुत्र था। किसका पुत्र था, भारती चंद का। ये सारे फैक्ट दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं। तो भारती चंद का पुत्र था रत्नचंद, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है इसने दोस्तों रत्नचंद ने जो है डोटी राज्य यानी कि नेपाल का जो शासक था नागमल, उसको पराजित किया था। तो आपको ये भी याद रखना है रत्नचंद ने जो है नागमल को पराजित किया था, ठीक है। नागमल कौन था, ये एक जो है डोटी राज्य का जो है शासक था, ठीक है। इसको हराया था रत्नचंद ने। और साथ ही साथ दोस्तों रत्नचंद ने जो है जागेश्वर तीर्थ की यात्रा की थी और यहाँ जो है धर्मशाला बनाई और कई मंदिरों को जो है कई ग्राम जो है मंदिरों को दान दिया। तो याद रखेंगे रत्नचंद से ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं, ठीक है। चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है किस चंद राजा ने एक हथिया देवाल का निर्माण किया। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक हथिया देवाल का निर्माण जो है किस चंद राजा ने कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, बाज बहादुर चंद या फिर त्रिमल चंद। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, एक हथिया देवाल का निर्माण किसने किया था। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बाज बहादुर चंद। तो सी आपका राइट रहेगा। और बाज बहादुर चंद से मैंने आपको बताया है कि यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाज बहादुर चंद जो है दोस्तों ये चंद का 50वें क्रम का जो है राजा था, 50वें नंबर का राजा था चंदवंश का बाज बहादुर चंद। और इसने दोस्तों एक हथिया देवाल का निर्माण किया। एक हथिया देवाल कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। एक हथिया देवाल उत्तराखंड में कहाँ है, तो ये है दोस्तों थल में, थल पिथौरागढ़ में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो पिथौरागढ़ में है आपका एक हथिया देवाल। इसका निर्माण किसने किया, इसका निर्माण किया बाज बहादुर चंद ने। और बाज बहादुर चंद दोस्तों ये 50वें नंबर का राजा था चंदवंश का। और साथ ही साथ दोस्तों बाज बहादुर चंद जो है शाहजहां का समकालीन था। अगर आपको पूछा जाता है बाज बहादुर किसका समकालीन था, तो बाज बहादुर जो है शाहजहां का समकालीन था। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया था कि बाज बहादुर चंद जो है इसने घोड़ाखाल नैनीताल में जो है गोलू देवता मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल घोड़ाखाल में गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसने किया, अगर आपको पूछा जाता है तो ये किया आपका बाज बहादुर चंद ने, ठीक है। साथ ही साथ बाजपुर नगर की नींव भी रखी थी बाज बहादुर चंद ने। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं, ठीक है। और डिटेल में दोस्तों आप जो है प्लेलिस्ट में जाके जो है दोस्तों उनको देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने अच्छे से आपको इसमें डिटेल में बता रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है इंपॉर्टेंट है, चंदवंश के किस शासक की चेचक के कारण मृत्यु हुई। तो आपको बताना है चंदवंश का कौन सा वो शासक था जिसकी मृत्यु जो है चेचक के कारण हुई। ऑप्शन देखिए, देवीचंद, जगत चंद, अजीत चंद या फिर कल्याण चंद। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों, चंदवंश के किस शासक की
चेचक के कारण मृत्यु हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जगत चंद। ठीक है, याद रखेंगे जगत चंद को। ठीक है, और जगत चंद के काल को दोस्तों चंदवंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी आज साथ में याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, जगत चंद का जो काल है दोस्तों, उस काल को चंद्रवंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। साथ ही साथ आपको जगत चंद से एक चीज याद रखनी है, यहाँ से पूछा जाता है हमेशा, जुआरियों पर कर किसने लगाया था? ठीक है, तो याद रखेंगे जुआरियों पर कर किसने लगाया था? तो ये लगाया था जगत चंद ने। ठीक है, जुआरियों पर कर किसने लगाया था? जुआरियों पर कर, ये पूछा गया पहले क्वेश्चन, जुआरियों पर कर किसने लगाया? तो लगाया जगत चंद ने। आपको पूछा जा सकता है कि चंद्रवंश के किस शासक ने जो है जुआरियों पर कर लगाया था? तो आंसर रहेगा आपका जगत चंद। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है चेचक के कारण मृत्यु हुई थी जगत चंद की, और साथ ही साथ दोस्तों इसकी मृत्यु के बाद जो है, जगत चंद की मृत्यु के बाद चंद्रवंश का पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, गढ़वाल का अशोक जो है किस पंवार या परमार शासक को कहा जाता है? तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, तो गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का विस्मार्क, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो बताइए गढ़वाल का अशोक जो है किस पंवार या परमार शासक को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, जगतपाल, अजयपाल, सहजपाल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का? गढ़वाल का अशोक किसको कहा जाता है? तो 9 का राइट आंसर रहेगा अजयपाल। ठीक है, याद रखेंगे चाहे वो गढ़वाल का अशोक हो या फिर गढ़वाल का नेपोलियन। ठीक है, गढ़वाल का नेपोलियन किसको कहा जाता है? अगर आपको पूछा जाएगा तो नेपोलियन, तो गढ़वाल का नेपोलियन किसको कहा जाता है? अजयपाल को कहा जाता है। गढ़वाल का अशोक भी अजयपाल को कहा जाता है, और गढ़वाल का विस्मार्क भी किसको कहा जाता है? ठीक है, गढ़वाल का बिस्मार्क किसको कहते हैं? तो अजयपाल को ही कहते हैं। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको अजयपाल से और क्या याद रखना है? अजयपाल से आपको क्या पूछा जा सकता है? अजयपाल जो है दोस्तों ये परमार वंश का 37वें नंबर का राजा था। ठीक है, 37वां नंबर का राजा था अजयपाल। और इसके शासनकाल की बात करें अजयपाल की, तो अजयपाल का शासन रहा दोस्तों 1490 से लेके 1519 ईस्वी तक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों पहला स्वतंत्र शासक था ये परमार वंश का, और इसको दोस्तों अजयपाल को जो है परमार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है अजयपाल को। साथ ही साथ मैंने आपको बताया गढ़वाल का अशोक कहा जाता है अजयपाल को, गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है, गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और यहाँ से अजयपाल से एक इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, अजयपाल से बधानगढ़ का युद्ध। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको? बधानगढ़ का युद्ध। ठीक है, तो बधानगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1491 में, 1491 में हुआ था बधानगढ़ का युद्ध, जिसको हम ग्वालदम का युद्ध भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्वालदम का युद्ध, ग्वालदम का युद्ध। ठीक है, और इस बधानगढ़ युद्ध को ही जो है क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का पानीपत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का पानीपत। ठीक है, पानीपत, तो ये भी याद रखेंगे उत्तराखंड का पानीपत किस युद्ध को कहा जाता है? बधानगढ़ युद्ध को कहा जाता है। ठीक है, कब हुआ? 1491 में हुआ, यानी कि 1491 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो याद रखेंगे जो बधानगढ़ का युद्ध हुआ अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच हुआ। ठीक है, कीर्तिचंद, कीर्तिचंद कौन था? चंद्रवंश का था कीर्तिचंद, और अजयपाल परमार वंश का, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था बधानगढ़ का युद्ध, जिसको हम ग्वालदम का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ था? 1491 में हुआ था, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ग्वालदम का युद्ध भी कहते हैं इसको, उत्तराखंड का पानीपत कहते हैं बधानगढ़ के युद्ध को, तो इसको आप याद रखेंगे। बाद में दोस्तों फिर अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच बाद में फिर जो है संधि हो गई थी। ठीक है, चलिए ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए एकमात्र पंवार राजा कौन था जो मुगल दरबार में मनसबदार के पद पर था? तो मैंने आपको ये सारे फैक्ट पहले बता रखे हैं। देखिए आपको अभी कितना याद है, आपने कितना देखा है? चलिए आंसर कीजिए इसका। एकमात्र पंवार राजा कौन था जो मुगल दरबार में मनसबदार के पद पर था? ऑप्शन देखिए, फतेह पति शाह,
मेदिनी शाह, पृथ्वीपति शाह या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एकमात्र, याद रखेंगे, एकमात्र पंवार या परमार राजा था जो मुगल दरबार में मनसबदार के पद पर था, और मुगल दरबार में ही दोस्तों उसकी मृत्यु भी हुई थी, मैंने आपको बताया था। कौन था राजा? तो 10 का राइट आंसर रहेगा आपका मेदिनी शाह। ठीक है, तो मेदिनी शाह को याद रखेंगे, एकमात्र परमार राजा था जो मुगल दरबार में मनसबदार के पद पर था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मेदिनी शाह से आपको फैक्ट याद रखने हैं, ये मुगल दरबार में एकमात्र मनसबदार था परमार वंश का। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है मेदिनी शाह से, ये औरंगजेब का समकालीन था। किसका समकालीन था? औरंगजेब का। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, औरंगजेब का समकालीन कौन था? मेदिनी शाह। और साथ ही साथ मेदिनी शाह चंद राजा बाज बहादुर चंद से पराजित हो गया था, मैंने आपको बताया था। और बाज बहादुर चंद ने जो है मेदिनी शाह को पराजित करके क्या किया था? नंदा देवी की मूर्ति को जो है, बताया था मैंने आपको, नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। और साथ ही साथ दोस्तों मेदिनी शाह का जो कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये भी आपको याद रखना है। 1664 से लेके 1684 तक जो है शासन रहा मेदिनी शाह का। ठीक है, और याद रखेंगे मुगल दरबार में एकमात्र मनसबदार था, और इसकी मृत्यु भी जो है दोस्तों यहीं हुई थी, मुगल दरबार में ही इसकी मृत्यु भी हुई थी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, गणिका नाटक। आपको बताना है गणिका नाटक किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, प्रद्युम्न शाह, मौलाराम, हर्षदेव जोशी, मानसा। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का? गणिका नाटक दोस्तों ये रचना है किसकी है? मौलाराम की रचना है गणिका नाटक, इसको याद रखेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, जो ये गणिका नाटक है मौलाराम की, इसमें दोस्तों प्रद्युम्न शाह के दरबार में होने वाले षड्यंत्रों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? प्रद्युम्न शाह के, ठीक है, प्रद्युम्न शाह के दरबार में होने वाले षड्यंत्रों का उल्लेख है इसमें। ठीक है, षड्यंत्रों का उल्लेख, ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, प्रद्युम्न शाह के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। प्रद्युम्न शाह परमार वंश का अंतिम शासक था, तो मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है गणिका नाटक किसकी है? ये मौलाराम की है, और इसमें दोस्तों प्रद्युम्न शाह के दरबार में होने वाले षड्यंत्रों का उल्लेख है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 देखिए, उत्तराखंड में आपको बताना है तुनखोला जलप्रपात, यानी कि तुनखोला वाटरफॉल जो है किस जिले में स्थित है, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी। तो क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ में है तुनखोला जलप्रपात, नाम याद रखेंगे। सारे जलप्रपात मैंने आपको बताए हैं, उनको आप जरूर देखें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए, निम्न में रबी की फसल कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब हमने भूगोल देखा था उत्तराखंड का, वहाँ पर रबी और खरीफ की फसल मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें रबी की फसल कौन सी है। ऑप्शन में देखिए, मूंग, राजमा, मक्का, अलसी। तो क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? इनमें से इन चारों में रबी की फसल कौन सी है वो बताना है आपने। तो 13 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ये सारा मैंने आपको डिटेल में बताया है, और अभी आपको जो है उन्हीं से क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन में बने हुए हैं सारे। तो रबी की फसल कौन सी है? तो 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अलसी। तो डी आपका राइट रहेगा। अलसी जो है दोस्तों ये रबी की फसल है, बाकी तीनों क्या हैं? ये खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ की फसल है आपका राजमा, मूंग और मक्का, और अलसी जो है रबी की फसल है। तो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं रबी की फसल और खरीफ की फसल को। तो आप सभी जानते हैं रबी और खरीफ। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। रबी की फसल और खरीफ की फसल से आपको दो चीज़ें याद रखनी है। जो रबी की फसल होती है, इसकी बुआई कब होती है? इसकी बुआई कब होती है? बुआई और कटाई को याद रखना है। बुआई कब होती है रबी की फसल की? ये होती है दोस्तों अक्टूबर नवंबर के मध्य। ठीक है, याद रखेंगे, अक्टूबर नवंबर के मध्य जो है बुआई होती है रबी की फसल की। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के मध्य में होती है। ठीक है,
अक्टूबर नवंबर के मध्य में होती है बुआई रबी की फसल की। और कटाई कब होती है रबी की फसल की, ये भी याद रखना है, मार्च अप्रैल में होती है। ठीक है, मार्च अप्रैल में। इसी प्रकार खरीफ का क्या रहता है, खरीफ की जो फसल है इसकी बुआई होती है, खरीफ फसल की मई और जुलाई के मध्य, मई जुलाई में होती है। ठीक है, और कटाई कब होती है खरीफ की फसल की, ये होती है आपका सितंबर से अक्टूबर के मध्य। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर के मध्य। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। रबी की फसल होती हैं जैसे आपका गेहूं हो गया। ठीक है, गेहूं, जौ, चना। ठीक है, याद रखना है सब। मटर, मसूर। ठीक है, सरसों। ठीक है, सरसों। और साथ ही साथ अलसी, और आलू। तो ये किस में आती हैं, ये खरीफ की फसलों में आती हैं। ठीक है, इनकी जो बुआई है वो कब की जाती है, इनकी बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में। ठीक है, ऐसे याद रखना है। उसी प्रकार खरीफ की फसल की बात करें दोस्तों, तो खरीफ की फसलों में कौन कौन सी आती हैं, खरीफ की फसलों में तो ये भी याद रखना है, खरीफ में आती हैं बाजरा। ठीक है, बाजरा और चावल, बाजरा, चावल, आपका मंडुआ। ठीक है, मंडुआ हो गया। और साथ ही साथ आपका मक्का। ठीक है, मक्का। ठीक है, मक्का, सॉरी, चौलाई। ठीक है, चौलाई और राजमा, ये सब किस में आता है, ये सब आता है खरीफ की फसल में। ठीक है, और इनकी बुआई जो है कब की जाती है, मई और जुलाई के मध्य की जाती है और कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर के मध्य। ठीक है, तो ये भी आप साथ में याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तराखंड में बीज ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई। तो आपको बताना है, मैंने बीच में बताया था आपको कि उत्तराखंड में जो योजनाएं हैं उनमें से ये क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, बीज ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई उत्तराखंड में, ऑप्शन देखिए 2012, 13, 14 या फिर 15। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का, उत्तराखंड में बीज ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2014 से इसकी शुरुआत हुई। सी आपका राइट रहेगा 14 का। ठीक है, तो याद रखेंगे बीज ग्राम योजना की शुरुआत उत्तराखंड में 2014 से हुई। साथ ही साथ दोस्तों इस योजना के अंतर्गत क्या था, इसके तहत जो कृषक थे उनको आधे एकड़ ज़मीन पर, ठीक है, आधे एकड़ ज़मीन पर जो है बीजों उत्पादन के लिए जो है 50% जो है अनुदान पर जो है बीज उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब लागू की गई। ऑप्शन देखिए 2000, 2001, 2002, 2005। तो मैंने अच्छे से बता रखा है आपको उत्तराखंड में मत्स्य नीति जो है कब लागू हुई। तो 15 का राइट आंसर क्या रहेगा, 15 का राइट आंसर रहेगा 2002 में जो है उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू हुई। ठीक है, और मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड जो है देश का जो है पहला राज्य है। ये भी आप साथ रखिए, याद रखेंगे, पहला राज्य है उत्तराखंड या मत्स्य नीति लागू करने वाला। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था इस नीति के तहत जो है मछुआरों के लिए जो है नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड बनाया गया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 2002। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 है आपका उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक नगर पंचायतें हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कि किस जिले में सबसे अधिक नगर पंचायतें हैं। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर क्या रहेगा, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पौड़ी, हरिद्वार। तो राइट आंसर क्या रहेगा 16 का, 16 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अल्मोड़ा। तो याद रखेंगे उत्तराखंड में जो है दोस्तों अल्मोड़ा में सबसे अधिक नगर पंचायतें हैं, इसको आप याद रखेंगे। और सबसे कम नगर पंचायतें अगर आपको पूछा जाता है, सबसे अधिक कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और सबसे कम अगर पूछा जाता है, सबसे कम है आपके उत्तरकाशी में। ठीक है, सबसे कम कहाँ है नगर पंचायतें, उत्तरकाशी में। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आप जानते हैं दोस्तों नगर पंचायत का दर्जा कैसे दिया जाता है, मैंने आपको बताया था नगर पंचायत का दर्जा कैसे दिया जाता है। जैसे आपका नगर या कस्बे में जब जनसंख्या कितनी हो, 5000 से आपका 50,000 तक हो, ठीक है, तब वहाँ जो है नगर पंचायत का गठन होता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर मैंने आपको डिटेल क्लास में बताई हैं, तो इसको याद रखेंगे। सबसे अधिक नगर पंचायतें अल्मोड़ा में हैं और सबसे कम आपका उत्तरकाशी में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है
चौखमदून किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है चौखमदून जो है, मैंने बताए हैं सारे दून आपको, तो चौखमदून किस जिले में है? ऑप्शन देखिए पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार। तो राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों पौड़ी। तो पौड़ी में है आपका चौखमदून। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? तो मैंने आपको बताया है जिला पंचायत का सचिव कौन होता है। देखिए ऑप्शन डीपीआरओ, सीडीओ, बीडीओ या इनमें से कोई नहीं। तो जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? तो जिला पंचायत का सचिव होता है आपका, कौन होता है बताइए, आंसर कीजिए 19 का। तो जिला पंचायत का सचिव होता है सीडीओ। ठीक है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको मुख्य विकास अधिकारी कहते हैं। तो बी आपका राइट रहेगा, जिला पंचायत का सचिव होता है मुख्य विकास अधिकारी। ठीक है, और साथ ही साथ डीपीआरओ कौन होता है? डीपीआरओ होता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ठीक है, तो डीपीआरओ को इस्तीफा कौन देता है? डीपीआरओ को इस्तीफा मैंने बताया था कौन देता है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष देता है। कौन देता है? ग्राम पंचायत अध्यक्ष। ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी कि प्रधान जो है किसको अपना इस्तीफा देता है? प्रधान अपना इस्तीफा देता है डीपीआरओ। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ठीक है, साथ ही साथ बीडीओ की बात करें तो बीडीओ आप जानते हैं क्षेत्र पंचायत सचिव होता है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। और बात करें जिला पंचायत की, तो जिला पंचायत के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। जिला पंचायत दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जो है ये क्या है, शीर्ष निकाय है। ठीक है, शीर्ष निकाय है जिला पंचायत। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था, तो जिला पंचायत की बैठक में जो है दोस्तों, बैठक 3 महीने में एक बार जो है अनिवार्य है इसकी बैठक। ठीक है, 3 महीने में, ठीक है, 3 महीने में एक बार जो है अनिवार्य है बैठक जिला पंचायत की। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य सरकारें पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत करती हैं? तो ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का? अनुच्छेद 9, 40, 45, 48। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का अनुच्छेद 40 के तहत जो है राज्य सरकारें जो है पंचायतों का गठन करती हैं। इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। हमने 20 क्वेश्चन देखे और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। और सेशन कैसा रहा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आपने कितने क्वेश्चन आज के सेशन में सही किए ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।